हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। इस वीडियो में समान विज्ञान एवं समान ज्ञान के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस या एनटीपीसी या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एग्जाम देने वाले हो तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चूँकि जीके जीएस सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में 25 को कवर करेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होंगे और जो बार बार रिपीट हुए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस चैनल के माध्यम से आपको जो बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ पर कराया जाएगा। अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको डेली अपलोडेड वीडियो जो है ये एम में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो विभवांतर की एसआई इकाई की अगर हम बात करें तो ये वोल्ट हो जाएगा। और विभवांतर को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? पोटेंशियोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही हो जाएगा। विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल यानी फोर्स आपको दिया हुआ है कितना? 48 न्यूटन और ए बराबर दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ होता है, क्योंकि एक्सिलरेशन का जो होता है एसआई यूनिट वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। तो ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर। तो वस्तु का द्रव्यमान की गणना करना है आपको। वस्तु का द्रव्यमान कितना है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वस्तु की अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो आपको निकालना कैसे है? तो एफ बराबर आपको एम ए यहाँ पर जो फार्मूला पुट करना है और ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एफ बटे क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एफ देखिए कितना दिया हुआ? 48 न्यूटन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सिंपली 48 रख देना है। उसके बाद ए कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 को यहाँ पर आपको रख देना। इसको अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और निकाले हम क्या है? तो हमको निकालना क्या था? सॉरी, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम हो जाएगा। निकालना क्या था? हमको द्रव्यमान निकालना था। तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 केजी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है ताकि बच्चों की भी अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और बच्चों को जो बढ़ावा मिल सके, उसके अंदर जो हौसला बढ़ सके, इसलिए जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। अगर इसकी हम शुरुआत की बात करें कि ये कब से शुरुआत किया गया था, तो 1944 में किया गया था। 1954 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 20 नवंबर से मनाया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यहाँ पर ये आपको बताना है कि क्या डिगबोई खान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो डिगबोई खान की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहली बात की ये स्थित कहाँ है? तो ये असम में है और असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और वहीं पर ये डिगबोई खान स्थित है जहाँ पर कि पेट्रोलियम, सॉरी यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गैस नहीं, पेट्रोलियम, जहाँ से सर्वप्रथम भारत में, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम पेट्रोलियम यहाँ से ही निकाला गया था। भारत में सर्वप्रथम यहाँ से निकाला गया था। तो कब निकाला गया था? 1901 में यहाँ से जो है पेट्रोलियम निकाला गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। डिगबोई खान जो है ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट में कुछ इस प्रकार से है 5 नंबर, यहाँ पर आपको बताना है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? ये जो है ये आपसे पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो मोसले है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और मोसले जो है ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री माना जाता है और अर्थशास्त्री है भी ये ब्रिटेन के। और इन्होंने मोसले ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी को कब दिया था? तो 1913 में इन्होंने जो है आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर बिल्कुल आपका जो है ये सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और 6 नंबर कुछ इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा विभाज्य नहीं है? तो विभाज्य कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पर जो है बताना है। तो परमाणु क्या है? लोग जैसे ये लड़का देखता है कि परमाणु दिया हुआ है तो परमाणु क्या है? अविभाज्य, सटाक से यहाँ पर क्लिक कर देता है, जो बिल्कुल गलत है। तो परमाणु क्या है? अविभाज्य। तो परमाणु क्या है? ये विभाज्य। कैसे विभाज्य? तो रदरफोर्ड जब डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य, लेकिन डाल्टन ने इसको जो है तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? तो न्यूट्रॉन, चूंकि परमाणु के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और साथ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि परमाणु क्या है? विभाज्य। डाल्टन का कहना था कि परमाणु अविभाज्य, लेकिन रदरफोर्ड ने साबित किया कि परमाणु भी क्या है? विभाज्य। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, नन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा विभाज्य नहीं है। मानते हैं कि डाल्टन के अकॉर्डिंग जो है परमाणु क्या विभाज्य, डाल्टन का मानना था परमाणु विभाज्य, लेकिन बाद में साबित हो गया परमाणु क्या अविभाज्य। अगर यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता कि
परमाणु किसके अनुसार विभाज्य नहीं है, किसके अकॉर्डिंग विभाज्य नहीं है, तो आपको यहाँ पर मारना था परमाणु जो है डाल्टन के अनुसार क्या है अविभाज्य, लेकिन यहाँ पर परमाणु रियल में क्या है विभाज्य, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट में कुछ इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है। तो सबसे पहली बात की उत्कृष्ट गैस की अगर हम बात करें तो उत्कृष्ट गैस में आपका आ जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन जो है ये 6 नोबल गैस जो है उन्हीं को नोबल गैस को ही उत्कृष्ट गैस बोला जाता है। तो यहाँ पर गैस नहीं, चूंकि आपसे धातु पूछा जा रहा है, तो धातु की अगर हम बात करें कि उत्कृष्ट धातु कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका Ag हो जाएगा, उसके बाद Au हो जाएगा, उसके बाद Pt हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है चांदी, सोना और प्लेटिनम। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है उत्कृष्ट, चूंकि 3 ही ऐसे धातु है जो कि उत्कृष्ट है। तो यहाँ पर देखिए Ag सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्या है उत्कृष्ट धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बारूद का आविष्कार किसने किया था। बारूद की अगर हम बात करें कि इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो बारूद का आविष्कार किया गया था रोज वेकन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें बारूद किस किस का मिश्रण होता है, ये भी पूछा जाता है कि बारूद में क्या क्या मिलाया जाता है। तो बारूद में गंधक, कोयला, सोरा मिलाया जाता है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इसको। गंधक और कोयला और सोरा को मिला करके बारूद तैयार किया जाता है, और इसका आविष्कारक कौन है, रोज वेकन। कौन है, रोज वेकन। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो महावीर पुरस्कार जो है सर्वोत्तम मुक्केबाज में भी नहीं दिया जाता है, और ना ही तो ये सर्वोत्तम पहलवान में दिया जाता है, सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी को भी नहीं दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए जो है ये महावीर पुरस्कार को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइव डिवाइस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लाइव डिवाइस पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाइव डिवाइस पुस्तक की अगर बात करें तो श्री अरविंद। ऑप्शन नंबर डी इस पंच के लिए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गैर धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं, यानी गैर धातु के ऑक्साइड जो आमतौर पर क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गैर धातु की अगर हम बात करें कि गैर धातु क्या होता है, तो गैर धातु के अंतर्गत अधातु और उपधातु दोनों आ जाते हैं। अधातु और उपधातु, उपधातु बोले तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होते हैं उसको उपधातु बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, जब गैर धातु की यहाँ पर बात किया जा रहा है तो गैर धातु के बारे में अभी क्या बोले कि गैर धातु जो होता है ये अधातु और उपधातु होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड, जब गैर धातु यहाँ पर बोल दिया गया है तो इसका मतलब अधातु, और अधातु के ऑक्साइड क्या होता है अम्लीय, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं क्षारीय। तो यहाँ पर गैर धातु की अगर बात किया जा रहा है तो गैर धातु क्या अधातु है, और अधातु क्या होता है अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि गैर धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रणोद की एसआई इकाई क्या है। तो सबसे पहली बात आपको प्रणोद समझना कि प्रणोद होता क्या है। तो आप पंप में जो हवा भरते हैं, पंप से अगर आपने कभी साइकिल में हवा डाला होगा तो आपको पता होगा कि ऊपर से जब हैंडल मारते हैं तो क्या होता है कि यहाँ विशेष प्रकार का पंप के अंदर एक दबाव बनता है हवा का। तो वो जो दबाव बनता है चारों दिशाओं में, उस फोर्स को क्या कहते हैं प्रणोद बल कहते हैं। जो फोर्स बनता है उसको क्या कहते हैं प्रणोद कहते हैं। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि फिर पास्कल किसको कहते हैं, क्योंकि बंद द्रव पर किसी भी भाग पर डाला गया दबाव क्या होता है समान रूप से संचरित होता है, जिसको हम लोग पास्कल का नियम कहते हैं। तो वही यहाँ पर है, इसको ये जो हम ऊपर से जो प्रेशर डाल रहे हैं ये पास्कल का नियम है, क्योंकि ये सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो रहा है। लेकिन जो बल कार्य कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको प्रणोद बल कहेंगे। तो वही यहाँ से पूछा जा रहा है कि प्रणोद की एसआई इकाई क्या है। तो प्रणोद क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन। और पास्कल को आपको जो है टच भी नहीं करना है, पास्कल नहीं होगा। पास्कल वो एक प्रक्रिया जो पूरा है उसको पास्कल बोला जाता है, क्योंकि जब हम उस पर फोर्स कार्य करते हैं तो उसको क्या होता है बंद द्रव पर सभी सतह में वो जो है फोर्स समान रूप से लगता है, जिसको पास्कल का नियम कहते हैं, और ये पास्कल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो है फोर्स जो लगता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो प्रणोद बल कहते हैं। और बल का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, चूंकि प्रणोद भी एक प्रकार का क्या है बल है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी से। तो यहाँ पर है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है ये आपको बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम समूह की बात करें तो इसमें टोटल 18 समूह होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही हो जाएगा। अगर इसमें हम आवर्त की बात करें तो टोटल जो है इसमें
सॉरी टोटल इसमें कितने 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। आप इसको सबसे पहली बात कि आप सभी प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे, जिसका आंसर आपको पता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण कब किया गया है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले विक्टोरिया टर्मिनल जो ये है क्या और ये कहाँ पर स्थित है। तो ये विक्टोरिया टर्मिनल जो है ये क्या है, एक स्टेशन है जो मुंबई में स्थित है, जिसको अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी कहा जाता है। इसका पूर्व नाम क्या था, विक्टोरिया टर्मिनल। अब क्या कहा जा रहा है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी इसको कहा जाता है। तो इसकी स्थापना की बात करें, यानी इसको कब बनाया गया था, कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसको जो 1888 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये आप सभी के सामने, NaCl का इकाई द्रव्यमान क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहली बात कि आपको द्रव्यमान निकालने के लिए आना चाहिए। अगर हम द्रव्यमान यहाँ पर निकालते हैं तो Na है, सबसे पहले बात Na क्या है, एक तत्व है। उसके बाद क्लोरीन भी क्या है, एक प्रकार का गैस है। या तो अब इसको यहाँ पर तो गैस है, तो चलिए गैस यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गैस है और उसके बाद एक क्या है, तत्व है। तो इसका जो है आपको पूरे का क्या निकालना है, NaCl का, यानी कि सोडियम क्लोराइड का आपको द्रव्यमान निकालना है कि इसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो Na जो यहाँ पर दिया हुआ, Na का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, और इसका द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, जब भी विषम संख्या रहेगा, अगर द्रव्यमान निकालना रहेगा, अगर विषम संख्या मिल जाए आपको तो 2 से गुना करके 1 को ऐड करना है। तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22, और एक को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका परमाणु द्रव्यमान Na का निकल गया आपका 23। उसके बाद फिर क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, 17, और 17 दूना कितना हो जाएगा, 34, क्योंकि 17 क्या है, विषम संख्या, तो 17 दूना 34 होता है, और एक ऐड करेंगे 35 होगा। ठीक, लेकिन कि ये एब्सेक्शन है कि इसका कितना होता है, 35.5 होता है। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं तो टोटल जो यहाँ पर पूछा जा रहा है द्रव्यमान कितना होगा, तो वो अब निकल जाएगा, चूंकि दोनों को ऐड कर देंगे तो द्रव्यमान मेरा पता चल जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, सॉरी इसको आप जो है नहीं ऐड कर सकते, चूंकि ये कितना, ये पूरा है, ये पॉइंट में देखिए, ये जो है 5 जो है ये पॉइंट में है। उसके बाद चलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 यानी 58.8 हो जाएगा। तो ये देखिए कहाँ पर आपका दिया हुआ 58.8, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इस पंच के लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर कुछ इस प्रकार से है, नारियल की जटा, जिसको आप छिलका बोलते हैं, डैश उत्तक से बनी होती है, किस उत्तक से बना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है दृढ़ उत्तक से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही है कि ये जो है किससे बना होता है, दृढ़ उत्तक से बना होता है। अच्छा, दृढ़ उत्तक कहने का मतलब क्या है, दृढ़ उत्तक उसको कहेंगे जो मृत हो, जिसमें यानी कहने का मतलब है जो सजीव नहीं हो, यानी मृत हो, और वो जो है सक्रिय हो, यानी क्या हो, पूरा घना हो। ठीक है, ये पूरा क्या हो, ये पूरा घना हो, जो सक्रिय हो, तथा दोनों सिरा नुकीली होनी चाहिए, यानी ये जो तार जैसा होता है इसके अंदर, छिलके के अंदर, ये क्या होता है, दोनों सिरा नुकीली होते हैं, उसको क्या करेंगे, दृढ़ उत्तक बोलेंगे। तो यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि दृढ़ उत्तक बोला जाता है। नारियल का जो जटा छिलका होता है आपका, उसको बोला जाता है दृढ़ उत्तक। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, जैसी ही एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई कम होती है, ठीक है, तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा, डैश होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये जो है, मान लेते हैं कि ये एक क्या है, ये एक टब है, इसके अंदर यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई है, मान लेते हैं एक बैलून है जिसको कि हम इसके अंदर डुबा दिए हवा भर के। ठीक है, तो यहाँ पर जिस समय, चूंकि इसमें क्या है, पानी पूरा भरा हुआ है, जब बैलून यहाँ पर है तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ये ऊपर जाने के लिए क्या है, इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है। क्योंकि ज़्यादा आप अंदर, आप चाहे तो खुद से आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आप एक बैलून ले लो और इसको जो है पानी में कहीं पर डुबा दो। ठीक है, और डुबाने के बाद जितना आप अंदर लेके उसको जाओगे, उतना अंदर से क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा, यानी उत्प्लावन बल, या आप उसको उत्क्षेपण बल कह सकते हैं, जिसको आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऊपर की ओर ये क्या करेगा, एक विशेष प्रकार का फोर्स लगाए, और जो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इस पर बल कम हो जाएगा। क्योंकि जितना अंदर रहेगा उतना फोर्स अधिक लगेगा, उतना पानी क्या करेगा, इसको विस्थापित करना चाहेगा, और जो ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, इसका बल कम हो जाएगा, यानी फोर्स लगना कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा कि जैसे ही एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो डाला गया दाब क्या होगा, ये कम होगा। क्योंकि हम मेरे द्वारा जो भी बल लगाया जा रहा है उसको अगर हम अंदर ऊपर से मान लेते हैं कि अंदर, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ऊपर से क्या कर रहे हैं, हम अंदर की ओर धकेल रहे हैं, तो धकेल रहे तो क्या होगा, नीचे डूबेगा, और नीचे डूबेगा तो क्या होगा, अधिक फोर्स लगेगा, और ऊपर जाएगा तो कम फोर्स लगेगा। इसलिए जब ऊपर की ओर ये उत्क्षेपित होगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए आपका यहाँ पर
सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एशिया के किस हिस्से में स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं बता दूं कि भारत जो एशिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही है। भारत क्या है? एशिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही हो जाएगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में ये अवस्थित है भारत, और ये एशिया के दक्षिणी हिस्सा में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि भारत जो है ये किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा ही जाता है। ये प्रीवियस ईयर से मैंने सिलेक्ट किया है, जो बार बार पूछेगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, राष्ट्रीय फुटबॉल क्या है? राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय जो ये इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम क्रिकेट की बात करें कि क्रिकेट जो है किस कंट्री का जो है, ये जिस तरह से यहाँ का क्या है राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। उस तरह से अगर क्रिकेट की बात करें तो ये जो है इंग्लैंड का हो जाएगा। सॉरी, ये इंग्लैंड का उत्पत्ति यहाँ पर इंग्लैंड में माना जाता है क्रिकेट का उत्पत्ति, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है राष्ट्रीय खेल संग्रहालय ये जो फुटबॉल का ये किस देश में स्थित है? तो ये इंग्लैंड में है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, असम में निम्नलिखित में से कौन सा खान अवस्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अभी हम असम के बारे में भी चर्चा किए थे कि असम में कौन सा खान जो है ये अवस्थित है। तो ये है क्या है? डिगबोई। और डिगबोई में क्या है? पेट्रोलियम। भारत में सबसे प्रथम की अगर हम बात करें कि जो है पेट्रोलियम कहाँ पर जो है पाया गया था, तो ये पाया गया था डिगबोई में। ऑप्शन नंबर 20 सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? असम में। अगर असम की बात करें हम तो असम में IIT गुवाहाटी भी असम में ही स्थित है। और IIT की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ है स्थित? असम में ही स्थित है। और डिगबोई क्या है? ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, जो असम राज्य में स्थित है। ये क्या है? एक प्रकार का पेट्रोलियम की खान है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र ये कहाँ स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये जो है 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किलोग्राम द्रव्यमान की 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ हम कर देते हैं हाफ mv² कर दिए। उसके बाद चलिए यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो 20 किलोग्राम है तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। उसके बाद m का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 20 दिया हुआ, चूंकि ये जो है काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है कि हाफ mv² होता है। और जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है? यहाँ पर पुट कर देना है। और भी देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 5 को हम यहाँ पर रख करके क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, वो 2 से इसको कट करते हैं तो यह कितना हो जाएगा? 10। और 25 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। और सबसे पहली बात आपको ये याद रहना चाहिए कि गतिज ऊर्जा का जो है गतिज ऊर्जा जो ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो अब यहाँ पर देखिए किसी में भी जूल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में ही जूल दिया हुआ है। तो आप बिना बनाए इसको टिक कर सकते थे कि जो है ये 250 जूल होगा। तो मेरा भी कितना आया है? यहाँ पर 250 आया है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। चाहे तो आप बिना बनाए भी इसको सॉल्व कर सकते थे, और ये पूछा भी गया था। तो आप इसको बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका जो है ऐसा यूनिट पता होना चाहिए तभी आप इसको बना सकते हैं। तो बिना बनाए भी आप इसको क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं? ये आपको यहाँ पर बताना है। शिवसेना जो है किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह महाराष्ट्र का जो है शिवसेना छात्र पार्टी की। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये आप सभी के सामने, काकपरार जो है काकपरार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। काकपरार परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये किस राज्य में स्थित है? तो इसकी अगर बात है यहाँ पर कि काक परमाणु ऊर्जा, तो इसका स्थापना जो 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और गुजरात की अगर बात है तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और साथ ही आपको लाइक और शेयर कर देना है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छे प्रश्नों को लेकर के जो बार बार रिपीट हुए हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।